हेलो। बहुत बहुत स्वागत है सभी मित्रों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट बेस्ट पर। हम बात कर रहे हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर राजस्थान इतिहास, कला एवं संस्कृति की बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर। और आज की क्लास के अंदर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथ ही आज है 15 फरवरी 2026। आज है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के पावन पर्व की सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव शंकर भोले भंडारी आप सबके भंडार भरें, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। आने वाली परीक्षाओं में भगवान शिव शंकर भोले भंडारी की कृपा से आप सभी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हों और अपार जीवन में सफलताएं प्राप्त करते हुए आगे बढ़ें। इसी श्रृंखला के अंदर हम बात करेंगे आज हमारी क्लास के अंदर पृथ्वीराज तृतीय के बारे में, जो भारतीय इतिहास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान अपना रखते हैं। तो उनके पराक्रम और शौर्य के बारे में हम बात करते हैं आज की क्लास के अंदर। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। चौहान वंश के अंतिम प्रतापी सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म 1166 ईस्वी विक्रमी संवत 1223 में अजमेर के चौहान शासक सोमेश्वर की रानी कर्पूरी देवी, दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री की कोख से अनहिल पाटन, गुजरात में हुआ। अपने पिता का असमय देहावसान हो जाने के कारण मात्र 11 वर्ष के अल्पायु में ही पृथ्वीराज तृतीय अजमेर के गद्दी के स्वामी बने। उस समय कदम्बदास कैमास उनका सुयोग्य प्रधानमंत्री था। बालक पृथ्वीराज की ओर से उसकी माता कर्पूरी देवी ने बड़ी कुशलता एवं कूटनीति से शासन कार्य संभाला, परंतु बहुत कम समय में ही पृथ्वीराज तृतीय ने अपनी योग्यता एवं वीरता से समस्त शासन प्रबंध अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद उसने अपने चारों ओर के शत्रुओं का एक एक कर खात्मा किया एवं दलपुंगल विश्व विजेता की उपाधि धारण की। तो ये थे हमारे पृथ्वीराज तृतीय, बहुत ही महान अपनी कौशल और युद्ध विजयी जो अभियान थे उनके माध्यम से विश्व विजेता बने। पृथ्वीराज तृतीय के प्रमुख सैनिक अभियान व विजय। तो नागार्जुन एवं भंडान का दमन। पृथ्वीराज के राजकाल संभालने के बाद कुछ समय बाद उसके चचेरे भाई नागार्जुन ने विद्रोह कर दिया। अतः पृथ्वीराज ने अपने मंत्री कैमास की सहायता से सैन्य बल के साथ उसे पराजित कर गुढ़ापुरा, गुड़गांव एवं आसपास का क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने भरतपुर मथुरा क्षेत्र में भंडानकों के विद्रोह का अंत किया। महोबा के चंदेलों पर विजय। पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में महोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव को हराकर उसे संधि के लिए विवश किया। चालुक्यों पर विजय की बात करें तो सन 1184 के लगभग गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार एवं पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ, जिसके बाद दोनों में संधि हो गई। नेक्स्ट बिंदु है कन्नौज से संबंध। पृथ्वीराज के समय कन्नौज पर गहड़वाल शासक जयचंद का शासन था। उसकी पुत्री संयोगिता को पृथ्वीराज द्वारा स्वयंवर से उठाकर ले जाने के कारण दोनों की शत्रुता और बढ़ गई थी। इसी वजह से तराइन के युद्ध में जयचंद ने पृथ्वीराज की सहायता न कर मोहम्मद गौरी की सहायता की। पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गौरी की बात करें तो पृथ्वीराज के समय भारत के उत्तर पश्चिम में गौर प्रदेश पर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का शासन था। मोहम्मद गौरी ने सन 1178 में पंजाब, मुल्तान एवं सिंध को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। तराइन के प्रथम युद्ध की बात करें तो 1191 ईस्वी पृथ्वीराज के दिल्ली, झांसी, सरस्वती एवं सरहिंद के दुर्गों को जीतकर अपने अधिकार में कर लेने के बाद 1190 से 1191 में गौरी ने सरहिंद
तबर हिंद पर अधिकार कर अपनी सेना वहां रख दी। पृथ्वीराज अपने क्षेत्र से आक्रांताओं को भगाने हेतु सर हिंद पर आक्रमण करने हेतु बढ़ा। मोहम्मद गौरी अपने विजित क्षेत्र को बचाने हेतु विशाल सेना सहित तराइन के मैदान में, हरियाणा के करनाल एवं धानेश्वर के मध्य तराइन या तरावड़ी के मैदान में आ डटा। पृथ्वीराज भी अपनी सेना सहित वहां पहुंचा। दोनों सेनाओं के मध्य 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें दिल्ली के गवर्नर गोविंदराज ने मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया। घायल गौरी युद्ध भूमि से बाहर निकल गया एवं कुछ ही समय में गौरी की सेना भी मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। पृथ्वीराज ने इस विजय के बाद भागती हुई मुस्लिम सेना का पीछा न कर मोहम्मद गौरी और उसकी सेना को जाने दिया। पृथ्वीराज ने ऐसा कर बड़ी भूल की, जिसकी कीमत उसे अगले वर्ष ही तराइन के द्वितीय युद्ध में चुकानी पड़ी। तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करें तो ये 1192 ईस्वी में हुआ। प्रथम युद्ध में जो गलती मोहम्मद गौरी को जाने दिया, ये गलती पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल थी। तराइन का द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1192 ईस्वी में प्रथम युद्ध में जीत के बाद पृथ्वीराज निश्चिंत हो गया और आमोद प्रमोद में व्यस्त हो गया, जबकि गौरी ने पूरे मनोयोग से विशाल सेना पुनः एकत्रित की एवं युद्ध की तैयारियों में व्यस्त रहा। एक वर्ष बाद 1192 ईस्वी में ही गौरी अपनी विशाल सेना के साथ पृथ्वीराज से अपनी हार का बदला लेने हेतु तराइन के मैदान में पुनः आ धमका। पृथ्वीराज को समाचार मिलते ही वह भी सेना सहित युद्ध मैदान की ओर बढ़ा। उसके साथ उसके बहनोई मेवाड़ शासक समर सिंह एवं दिल्ली के गवर्नर गोविंदराज भी थे। दोनों सेनाओं के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें साम दाम दंड भेद की नीति से मोहम्मद गौरी की विजय हुई। अजमेर एवं दिल्ली पर उसका अधिकार हो गया। तराइन के युद्ध के बाद गौरी ने अजमेर का शासन भारी करके बदले पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को दे दिया, परंतु कुछ समय बाद ही पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने उसे पद से हटा दिया या पदच्युत कर अजमेर पर अपना अधिकार कर लिया। तब गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश के शासन की शुरुआत की। मोहम्मद गौरी ने भारत में विजित अपने क्षेत्रों का प्रशासन अपने दास सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को संभाला दिया एवं स्वयं लौट गया। ऐबक ने अजमेर में विग्रहराज चतुर द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर 2.5 दिन के झोंपड़े मस्जिद में परिवर्तित करवा दिया। तराइन का द्वितीय युद्ध है वो भारतीय इतिहास की एक निर्णायक एवं युग परिवर्तनकारी घटना साबित हुआ। इससे भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य का प्रारंभ हुआ। मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक बना हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे गौरी ने कन्नौज, गुजरात, बिहार आदि क्षेत्रों को जीता और कुछ ही वर्षों में उत्तरी भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का शासन स्थापित हो गया। तराइन के दोनों युद्धों का विस्तृत विवरण कवि चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो, हसन निजामी के ताजुल मासिर एवं सिराज के तबकात ए नासिरी में मिलता है। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय का प्रमुख कारण है गौरी की कुशल युद्ध नीति थी। इसके अलावा पृथ्वीराज का अपने चारों ओर के राजाओं को अपना शत्रु बना लेना, उसमें दूरदर्शिता का अभाव, युद्ध की तैयारी न कर आमोद प्रमोद में व्यस्त रहना एवं दुश्मन को कमतर आंकना आदि अन्य कारण थे, जिनकी वजह से पृथ्वीराज तृतीय का तुर्क प्रतिरोध असफल हो गया और देश अंततः सैकड़ों वर्षों तक गुलामी की जंजीर में जकड़ा रहा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक, पृथ्वीराज रासो के लेखक एवं उसके मित्र चंद्रवरदाई, जनार्दन, वागीश्वर आदि विद्वानों को आश्रय प्राप्त था। तो इस प्रकार से हमने पृथ्वीराज तृतीय के बारे में चर्चा की। अब हम नेक्स्ट बिंदु में रणथंभौर के चौहानों की बात करते हैं, जो भारतीय इतिहास के अंदर बड़ा महत्व रखते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय के बाद उसके पुत्र गोविंदराज ने कुछ समय बाद रणथंभौर में चौहान वंश का शासन स्थापित किया। उनके उत्तराधिकारी वलहन को दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने पराजित कर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। इसी वंश के शासक भागभट्ट ने पुनः दुर्ग पर
अधिकार कर चौहान वंश का शासन पुनः स्थापित किया। रणथंभौर के सर्वाधिक प्रतापी एवं अंतिम शासक हमीरदेव चौहान थे। उन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाते हुए अपने राज्य का चहुं ओर विस्तार किया। राणा हमीरदेव ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सैनिक नेता मोहम्मद शाह को शरण दे दी थी। अतः दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। 1301 ईस्वी में हुए अंतिम युद्ध में हमीर चौहान की पराजय हुई और दुर्ग में रानियों ने जौहर किया तथा सभी राजपूत योद्धा मारे गए। 11 जुलाई 1301 को दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो गया और यह राजस्थान का पहला साका माना जाता है और इस युद्ध में हमें अमीर खुसरो अलाउद्दीन की सेना के साथ ही था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु में जालोर के चौहान। तो भारतीय इतिहास के अंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जालोर एक प्राचीन नगर था जो गुर्जर प्रदेश गुर्जरातरा का एक हिस्सा था। जालोर का प्राचीन नाम है जवालीपुर या जालहुर था तथा यहाँ के किले को सुवर्णगिरी कहते हैं। प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। जालोर दुर्ग का निर्माण भी संभवतः उसने ही करवाया था। प्रतिहारों की शक्ति क्षीण होने के बाद इस प्रदेश पर परमारों ने अपना शासन स्थापित किया था और इसके बाद वहाँ 14वीं सदी में सोनगरा चौहानों का शासन था, जिसकी स्थापना नाडोल शाखा के कीर्तिपाल चौहान द्वारा परमारों को परास्त करके की गई थी। सुंडा पर्वत अभिलेख में उसे राजेश्वर कहा गया है। कीर्तिपाल के उत्तराधिकारी समर सिंह ने गुजरात के शक्तिशाली चालुक्य शासक भीमदेव द्वारा द्वितीय के साथ अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह किया। समर सिंह का पुत्र उदय सिंह सर्वाधिक शक्तिशाली सोनगरा शासक था। उसने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के आक्रमण को असफल कर उसे वापस दिल्ली लौटने पर मजबूर कर दिया था। सन 1305 में यहाँ के शासक कान्हड़देव चौहान बने। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अपना अधिकार करने हेतु वो योजना बनाई। जालोर के मार्ग में सिवाना का दुर्ग आता है। अतः पहले अलाउद्दीन खिलजी 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग पर आक्रमण कर उसे जीता और उसका नाम खैराबाद रख दिया। कमालुद्दीन गुर्ग को वहाँ का दुर्ग रक्षक नियुक्त कर दिया। वीर साथल और सोमवीर गति को प्राप्त हुए। सन 1311 और 1312 में अलाउद्दीन ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया और कई दिनों के घेरे के बाद अंतिम युद्ध में अलाउद्दीन की विजय हुई और सभी राजपूत शहीद हुए। वीर कान्हड़देव सोनगरा और उसके पुत्र वीरमदेव को युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। अलाउद्दीन ने इस जीत के बाद जालोर में एक मस्जिद का निर्माण करवाया और इस युद्ध की जानकारी पद्मनाभ के ग्रंथ कान्हड़देव प्रबंध तथा वीरमदेव सोनगरा की बात भी मिलती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु में। नेक्स्ट बिंदु है नाडोल के चौहान, सिरोही के चौहान, आड़ोती के चौहान, कोटा राज्य के इतिहासकार। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो आज हमने आप सभी से शेयर की है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, जय मां सरस्वती। बहुत बहुत धन्यवाद।